जरूरत है। अब तेजस्वी यादव की एजुकेशन, उनकी शिक्षा को लेकर प्रशांत किशोर बहुत हमलावर हैं। वो चाहते हैं कि ये मुद्दा बने, पढ़े लिखे नेताओं को आना चाहिए। आपको लगता है ये नेताओं की एजुकेशन, उनकी पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट होती है? देखिए, तेजस्वी 10वीं पास है। एजुकेशन जरूर मायने रखती है, बट इवेंचुअली आई थिंक आपकी नीति, आपकी सोच, आपके विचार, आपके फैसले, आपके व्यक्तित्व को प्रस्तुत करते हैं। मैं कतई किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी का पक्षधर मैं नहीं हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन क्या करता है, नहीं करता है, ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो उनका निजी जीवन है, क्या परिस्थितियां थी, नहीं थी, हम में से कोई नहीं जानता। क्या कारण रहे, क्यों आगे पढ़ाई नहीं हुई, जो भी है, बिल्कुल भी उसमें नहीं जाना चाहिए। मैं कतई इस बात का पक्षधर नहीं हूं। उनका मूल्यांकन आप करें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, उनका मूल्यांकन आप करें उस आधार पर, क्योंकि जिस पार्टी के वो नेता हैं, उस पार्टी से दो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रह चुकी है। उस वक्त उस पार्टी ने क्या फैसले लिए, पीढ़ी में बदलाव के बाद क्या क्या फैसले लिए गए, उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी भूमिका कैसे रही। मुझे लगता है एक लंबा कार्य क्षेत्र है जिसके आधार पर तेजस्वी जी को परखना चाहिए, व्यक्तिगत टिप्पणी कतई नहीं। ओके, अब बीजेपी एनडीए के अपनी पार्टियों को छोड़कर सारी विपक्षी पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को परिवारवादी बताती है। जाहिर है उस परिभाषा में तो आपकी पार्टी भी आती है, आप भी आते हैं, क्योंकि आप भी रामविलास पासवान के बेटे हैं। सो हाउ डू आई शाई अवे फ्रॉम दिस? रिस्पॉन्ड आपको ये कहना चाहिए। जैसे मैंने अनुप्रिया पटेल से बात की तो कहती है बीजेपी कौन होती है परिवारवाद की परिभाषा तय करने वाली? क्या आपको भी लगता है कि परिवारवाद की परिभाषा कोई तय नहीं कर सकता, किसी को तय करना भी नहीं चाहिए? मुझे पता ही नहीं है कि परिवारवाद की परिभाषा क्यों, और मैं क्यों परखने जाऊं कि परिवारवाद की परिभाषा क्या है। मुझे, जैसा मैंने कहा, मेरे लिए ज्यादा ज्वलंत विषय मायने रखते हैं। मेरे लिए ये मायने रखता है कि आज की तारीख में हम लोग कितने रोजगार दे पा रहे हैं, कितने हॉस्पिटल बना पा रहे हैं, कितने शैक्षिक नहीं, वो ठीक संस्थान है, आप इस पर नहीं जाना चाहते। मैं नहीं मानता कि ये मुद्दों में से एक मुद्दा हो सकता है, बट हाँ, जिनके लिए ये मुद्दा है वो इसको उठाते ही और उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। आपके साथ ही उठाते हैं, बीजेपी उठाती है, वो उनका एजेंडा है। फिर कांग्रेस कहती है जरा अपनी तरफ भी देख लो, आपके साथ भी बैठे हुए हैं चिराग पासवान। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। बट ये एक पार्टी का अपना एजेंडा है भाई। हम लोग अलग अलग पार्टी इसीलिए ना है क्योंकि हम लोग के अलग अलग एजेंडा हैं। वी माइट एज वेल बी देन वन पार्टी ना। अगर सारे एजेंडा, सारे हम लोग की प्रायोरिटी, सारे कंसर्न्स अगर एक ही होते तो हम लोग फिर एक ही पार्टी होते ना, अलग अलग पार्टी क्यों होते? आपको लगता है वैसे भी जनता अगर आशीर्वाद दे दे, चुनकर भेज दे, तो उसके बाद परिवारवाद का आरोप वैसे ही खत्म हो जाना चाहिए? भाई फिल्मों में आप नहीं चले ना। मैं तो ये मानता हूँ, बिल्कुल नहीं चला, इसीलिए। पर राजनीति में चल गए, बिल्कुल ऐसे चले कि अब मतलब आप अपने पिताजी के रिकॉर्ड भी तोड़ रहे हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि आप किसी परिवार से आते हैं, ये आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य से इतना मैं जरूर कहूंगा कि एक इजी एंट्री आपको मिल सकती है, बट आपकी काबिलियत ही आपकी जमीन वहां पे पुख्ता करती है, मजबूत करती है। मैं 2014 का चुनाव में जरूर मैं मान सकता हूं कि मैं शायद रामविलास पासवान जी का बेटा था, शायद इस वजह से मैं चुनाव जीत गया, बट वो चुनाव में 85,000 से जीता था। 2019 का चुनाव में 2.5 लाख वोटों से जीता हूं। तो इसमें कहीं ना कहीं मेरी कार्यशैली की भूमिका रही होगी, मेरे अपने व्यक्तित्व का प्रभाव रहा होगा। तो मैं मानता हूं कि इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर पोटेंशियल, योर कैपेबिलिटीज। अगर आप में है तो आप आगे जाएंगे, नहीं तो इतिहास गवाह रहा है कि बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पूर्व के जितने रहे, उनके बच्चे बच्ची, उनके परिवार के लोगों के नाम भी शायद किसी को नहीं पता। एग्जैक्टली, क्योंकि उनमें शायद वो काबिलियत नहीं थी।